नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लोकतंत्र में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। कोरोना संकट से उपजे हालातों पर मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई। बैठक में विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार से अम्फान चक्रवाती तूफान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का आग्रह किया और प्रभावित राज्यों को इस आपदा के प्रभाव से निपटने में मदद करने की मांग की है। वहीं सरकार द्वारा कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए उठाए गए कदमों, प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा और उनकी समस्याएं, सरकार द्वारा उनका सही तरह से निराकरण न कर पाना, मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की असलियत जैसे तमाम मुद्दों पर संयुक्त रणनीति पर भी चर्चा हुई। बैठक में 20 से अधिक विपक्षी दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया, लेकिन विपक्षी एकता की कमी साफ नजर आई। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का हिस्सा इस मीटिंग में लेने से इनकार कर दिया था और ऐसे में विपक्ष में फूट के तौर पर इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। मीटिंग से आम आदमी पार्टी की गैर मौजूदगी भी विपक्षी एकता के दावों को तार तार करती नजर आई। इसके पहले देखेंगे एक रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा लोकतंत्र में इस पूरे मसले को लेकर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोनिया गांधी की अगुवाई में विपक्षी दलों की बैठक की शुरुआत में चक्रवाती तूफान अम्फान में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार से तुरंत अम्फान चक्रवाती तूफान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का आग्रह किया और प्रभावित राज्यों को इस आपदा के प्रभाव से निपटने में मदद की मांग की। चक्रवाती तूफान को लेकर विपक्षी दलों ने कहा कि इस समय राहत और पुनर्वास सबसे प्रमुख प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की आपदा के परिणाम स्वरूप अन्य बीमारियों के प्रकोप की आशंका को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। बैठक में सरकार द्वारा कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए उठाए गए कदमों, प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा, उनकी समस्याएं और सरकार द्वारा उनका सही तरह से निराकरण न कर पाना, मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की असलियत जैसे तमाम मुद्दों पर संयुक्त रणनीति पर भी चर्चा हुई। कोरोना संकट के बीच विपक्षी दलों की यह पहली बैठक है। लेफ्ट के साथ साथ टीएमसी का बैठक में शामिल होना काफी अहम माना जा रहा है और ऐसे ही शिवसेना का इस बैठक में हिस्सा लेना भी काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि इस बैठक में आम आदमी पार्टी की ओर से कोई शामिल नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक उन्हें इस बैठक के लिए निमंत्रण नहीं मिला। वहीं उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भी विपक्षी दल की बैठक में भाग नहीं लिया। एक्चुअल में ना राजनीति हो रही है, असलियत में उनकी मदद नहीं हो रही है। अगर कांग्रेस उनकी मदद करना चाहती है तो जितने भी लोग राजस्थान से उत्तर प्रदेश में गए हैं, ये 1000 बस यहाँ दे रहे हैं, तो उनका किराया उन लोगों से, उन छात्रों से, उन मजदूरों से क्यों वसूल रहे हैं? तो असलियत में ये राजनीति कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी के इस बैठक से दूर रहने के फैसले को विपक्ष में फूट के तौर पर देखा जा रहा है। वैसे मायावती कई मौकों पर विपक्ष की ऐसी बैठकों में अपना प्रतिनिधि भेजती रही हैं, लेकिन इस बार उन्होंने बैठक में भाग लेने से ही इनकार कर दिया। खबरों के मुताबिक समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों को न्योता भेजा गया था, लेकिन दोनों दलों ने इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। इस इनकार को यूपी में प्रियंका की सक्रियता से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा चुनाव के समय से यूपी में काफी अधिक सक्रिय है। सोनभद्र के उम्भा गांव में हुए हत्याकांड को कांग्रेस ने मुद्दा बनाया था और योगी सरकार पर निशाना साधा था। इसे यूपी में प्रियंका की राजनीतिक महत्वाकांक्षा से जोड़कर देखा गया। फिर जब प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का मुद्दा आया, तब भी प्रियंका ने यूपी सरकार को 1000 बसों का ऑफर देकर समाजवादी पार्टी और बीएसपी को पीछे छोड़ दिया। बस तो नहीं चली, पर चिट्ठियों का दौर चलता रहा और इस कवायद ने एक बार फिर साबित किया कि कांग्रेस यूपी में अपनी खोई जमीन तलाश रही है और उसकी नजर समाजवादी पार्टी और बीएसपी के वोट बैंक पर भी है। अखिलेश और मायावती के बैठक से दूर रहने की वजह भी यही मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो ऐसे में कोरोना वायरस और लॉकडाउन के संकट के चलते उपजे हालातों पर मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस की आज एक बैठक हुई। इसकी नेतृत्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की है और ऐसे में समान विचारधारा की इस वीडियो में, इस वीसी के जरिए हुई इस बैठक में विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार से अम्फान चक्रवाती तूफान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का आग्रह भी किया है और प्रभावित राज्यों को इस आपदा के प्रभाव से निपटने में मदद करने की मांग भी की है। तो ऐसे में इस बैठक में जो चर्चा हुई है उसको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। तमाम ऐसी बातें सामने आई है जिससे सरकार को घेरने की कोशिश की गई है और सरकार पर निशाना भी साधा गया है। हमारे साथ आज इसी मसले पर चर्चा के लिए लोकतंत्र में मौजूद हैं सुदेश वर्मा साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के। सर बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप टमटा जी जुड़े हमारे साथ में, कांग्रेस के सांसद। सर बहुत स्वागत है आपका। सिद्धोब्रतो साहब जुड़े हैं हमारे साथ में, राजनीतिक विश्लेषक है। सर बहुत स्वागत है आपका। और एपीएन के एडिटर अजय कौल सर हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से लगातार केंद्र सरकार पर विपक्षी दल हमलावर हो रहे हैं, ऐसे में क्या इस बैठक के जरिए सभी पार्टियां एक साथ हो गई हैं और कहीं ना कहीं इस बैठक में फूट भी देखने को मिल रही है?
सुदेश वर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगा। सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरह से अब इस बैठक जो कांग्रेस की बैठक हुई है, तमाम विपक्षी दलों की बैठक हुई है, इसमें सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है, सोनिया गांधी ने यह भी कहा है कि सरकार जो है कोरोना संकट के बाद एक असमंजस की स्थिति में है, एक संकट की स्थिति में है, और वो असमंजस से निकलने की स्थिति में सरकार भी नहीं है, और ना पार्टी के पास में ना कोई ऐसी नीतियां हैं, ना सरकार के पास ऐसी कोई नीतियां हैं कि वो इस संकट से निकल सके। वो स्वयं असमंजस में है, तो ऐसे में कैसे लोगों की मदद करेगी? ऐसा सोनिया गांधी ने पलटवार किया, वार किया है। किस तरह से देखेंगे आप इस पूरे बयान को? देखिए, सरकार को क्रिटिसाइज करने के लिए, जी, सरकार में जो सरकार कर रही है नुक्ताचीनी निकालने के लिए विपक्ष की बैठक की क्या जरूरत है? इसमें तो कांग्रेस का रुख स्पष्ट है। जब भी वो बोलते हैं सरकार के खिलाफ ही बोलते हैं। अगर विपक्ष का कोई मीटिंग होना चाहिए था, जी, ये बताना चाहिए था कि क्या करना चाहिए और आप इसमें क्या कंट्रीब्यूट करेंगे। आपके जो वर्कर्स हैं, क्या आपने उसको कॉल भी दिया है कि आए वॉलंटियर के रूप में लोगों की मदद करें? इतना बड़ा साइक्लोन आ गया, क्या आपने एक अपील किया? नहीं किया ना। हमारे लोग तो ऑलरेडी फील्ड में उतर चुके हैं। आरएसएस और बीजेपी के लोग ऑलरेडी मदद कार्य चालू है। तो जब तक आप खुद वॉलंटियर नहीं करेंगे, तो सरकार को घोषणा अगर आपका एजेंडा है तो आप करते जाइए। जनता तो देख ही रही है, राजनीति कर रहे हैं आप। कोविड हो गया, आपदा हो गया, माइग्रेंट वर्कर्स के इशू हो गए, आपको सिर्फ राजनीति करनी है, करते रहिए राजनीति। उसमें भी देखिए इस तरह से कांग्रेस ने लीड लेने का प्रयास किया है कि 2-4 आप एफर्ट करिए, और उसके बाद कांग्रेस क्रिटिसाइज की सरकार को, और उन्हें लगता है कि सारे विपक्ष जो हैं उनके पीछे आके लामबंद हो जाएंगे। ऐसा तो होने वाला है नहीं। आपके अपने कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपना बेस बढ़ाना चाहेगी तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी उनके साथ नहीं जाने वाली। तो बीजेपी में सीधे टक्कर है इन लोगों की। ये समझ कांग्रेस को भी है कि अपोजिशन में कौन आगे अपनी नेतागिरी को चमका पाता है। तो इस समय को इसके लिए न इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा होगा। राहत कार्य में जुड़े, सरकार के साथ आए, कंस्ट्रक्टिव सजेशंस है तो दें। ठीक है प्रदीप साहब, मेरी आपसे सवाल मेरा आपसे यह है कि जिस तरह से ये बैठक हुई है, वीसी के जरिए तमाम विपक्षी दल एक साथ आए हैं, सरकार की नीतियों से अलग होकर, सरकार की गाइडलाइन लाइन से अलग हटकर बैठक हुई है, क्या इसकी आवश्यकता इस वक्त थी जब देश संकट काल से गुजर रहा है, कोरोना के संकट से दौर से चल रहा है? टमटा साहब। हेलो जी, हेलो, मैं सवाल दोहराता हूं अपना। मेरा सवाल आपसे यह है टमटा जी कि क्या विपक्षी दलों को, सोनिया गांधी जी को इस तरह की बैठक करने की आवश्यकता थी जब देश संकट काल से गुजर रहा है? इस तरह की बैठक की आवश्यकता पूरा देश देख रहा है। क्यों जी, आप 55 दिन से ऊपर इस लॉकडाउन को हो चुके हैं और पूरी देश ने, दुनिया ने देखा है जी, लाखों करोड़ों प्रवासी कामगार अपने अपने कार्य क्षेत्रों से किस तरह से बेतहाशा सड़कों पर निकल रहे हैं। सरकार ने उनकी कोई इंतजाम किया? अभी मोदी जी ने बड़े जोर शोर से 20 लाख करोड़ की आपदा की राहत की घोषणा की। इतना बड़ा पैकेज है जिसमें कहा गया ये जीडीपी का दर। आखिर उसमें इन गरीबों को, ये जो प्रवासी श्रमिकों की संख्या में सड़कों में दिख रहे हैं, क्या मिला उनके लिए? क्या योजना है? इस 20 लाख का जो आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नाम से, फंड पैकेज के नाम से लोगों को दिया जी, से कुछ है ही नहीं। सारी देश के इकोनॉमिस्ट, मीडिया के लोग कह रहे हैं ये ऋण की ओर देने के लिए पेश कर रहे हैं, जबकि रिलीफ की समझ होती है। प्रवासी लोग, उन लोगों को क्या व्यवस्था हुई? 50 दिन के बाद आगे में भी आपने 2 कर दिया कि उनको मात्र 2 महीने के लिए 5 किलो का अनाज मिलेगा जी, 1 किलो चना मिलेगा। आखिर ये क्यों? इस समय आवश्यकता ये तमाम जो प्रवासी श्रमिक है जी, जिनके बल पर हम अपनी दोबारा पहिए को चलाने की कोशिश करेंगे, इनको राहत की दी जाए, डायरेक्ट पैसा दिया जाए जी। 13 करोड़ गरीब परिवारों को तुरंत राहत दी जाए।
अंतर्राष्ट्रीय के आर्थिक ग्लोबल प्रवास के भी पा चुके हैं। लोगों ने भी कहा कि तत्काल राहत ऐसे की जरूरत है। एमएसएमई को भी आपने क्या दिया? उनके जो पुराने ऋण थे वो आपने माफ नहीं किए। ठीक है, आप कह रहे कि नए ऋण लेंगे। जब वर्कर गांव चले गया, प्रवासी गांव चले गया, इस समय वो अपने उससे कहते मजबूर थे। इंडस्ट्री कहाँ चलेगी? इंडस्ट्री मांगी थी प्रोटेक्शन की घोषणा की जाए, एमएसपी के जो ऋण है इंडस्ट्री आने के लिए रिलीफ दिया जाए जी। अरे सवाल में जब आप नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, इसीलिए विपक्ष बैठा। विपक्ष का दायित्व है, ठीक है, विपक्ष का दायित्व है मांग उठाना, सरकार के सामने अपनी बात रखना और चुनौतियां सरकार के सामने खड़ी करना कि सरकार कैसे उनसे निपटेगी। सुब्रतो जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से ममता बनर्जी की आखिर हम बात करें, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आज पूरा जो राज्य है वो अम्फान तूफान से गुजर रहा है, क्योंकि वहां पर दोहरी मार पड़ी है, कोरोना के साथ साथ अम्फान की मार भी वहां पर पड़ी है। लेकिन इन सब के बीच में एक देखने वाली बात यह भी आई है कि केंद्र सरकार से ममता बनर्जी इस बार भी संतुष्ट नहीं है। उन्होंने 1 लाख करोड़ का जो बात कही है वो कही है, जबकि पीएम मोदी ने 1000 करोड़ रुपए की घोषणा तुरंत ऐलान कर दिया है। लेकिन इसके बाद भी ममता बनर्जी क्यों संतुष्ट नजर नहीं आ रही है इस बार भी? मैं पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से एपी के न्यूज और चैनलिस्ट और सारे नेशनल न्यूज चैनल्स को, आपने अपना कॉरेस्पॉन्डेंट वेस्ट बंगाल में भेजा है पिछले 2 दिनों में? आपने ग्राउंड का रियलिटी एसेस किया है? मैं पूछना चाहूंगा ये नेशनल मीडिया की सारे मेरे बंधुओं को, क्योंकि मैंने काफी चैनलों में बहुत दिन से जा रहा हूँ, मगर आज बहुत ही दुख के साथ कह रहा है कि ये जो घटना अभी वेस्ट बंगाल में हुआ है, ये हमारे इतिहास का 300 साल का सबसे डिवास्टेटिंग साइक्लोन था, जिसमें अभी इस वक्त करीबन 2 लाख लोग बेघर है। 2 डिस्ट्रिक्ट, कंप्लीट 2 डिस्ट्रिक्ट आर कंप्लीटली आउट ऑफ नेटवर्क। हमको पता नहीं है वहां पे सिचुएशन क्या है। आधा कोलकाता अभी करंट नहीं है वहां पे। अभी मैं रास्ते में खड़ा हूँ, यहाँ पे रिलीफ काम चल रहा है, मैं देख रहा हूँ और आपके फोन में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 7,500 पेड़ गिरा हुआ है, रास्ते में डेड बॉडीज मिल रहा है, रास्ते में, ऐसे कोलकाता के रास्ते में। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम हिंटरलैंड, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइम लोकेशंस ऑफ वेस्ट बंगाल। वी आर गोइंग थ्रू द मोस्ट डिवास्टेटिंग साइक्लोन, मोस्ट डिवास्टेटिंग कैलामिटी इन द हिस्ट्री ऑफ वेस्ट बंगाल। एंड व्हाट इज द नेशनल मीडिया? आप क्या रहे? कोई न्यूज नहीं। आप बोल रहे 1000 करोड़, आप स्टैचूज बनाते हैं 3000 4000 करोड़ के लिए। आप क्या बोल रहा है? एक डिस्ट्रिक्ट में 1-2 हजार करोड़ का लॉस हुआ है, एक डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे जो सिचुएशन है, क्या बोल रहा है यहाँ पे? वी द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल फील लाइक इंडिया डज नॉट केयर फॉर अस। हमको उसका पार्ट नहीं समझता है, हमको हमारे बारे में सोचना बंद कर दिया है। कहीं पे कोई बात नहीं है। यू आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स। यहाँ पे लोगों का घर नहीं है। 1 लाख हेक्टेयर पैडी डिस्ट्रॉयड हो गया है, वेजिटेबल्स डिस्ट्रॉयड हो गया है। हमें पता नहीं पिछले 6-7 महीना हम कैसे खाएंगे। कल सुबह मेरे घर में खाना नहीं था। अभी भी 36 आवर हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है आधा कोलकाता में, इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं है। आज मेरा स्काइप कनेक्शन आने वाला था, आपके कॉरेस्पॉन्डेंट को मैंने कहा है कि देयर इज नो नेटवर्क, मेरे मोबाइल डेटा से बात करना पड़ेगा, इसलिए मेरी मोबाइल से हूँ। एंड यू आर नॉट डूइंग अ सिंगल बेसिक जर्नलिज्म नहीं कर रहे। अब आप 1000 करोड़ की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे भिक्षा नहीं मांग रहे। वी आर टैक्स पेइंग सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वी पे टैक्स। West Bengal is the 6th highest tax-paying state of India. We are asking for our dues. What is this? You are talking about 1000 crore. यहाँ पे कुछ 50-60 हजार करोड़, कुछ उससे ज्यादा। We don't know the situation. अभी भी हम लोग का आधा एरिया is not at all under our network area. हमको पता भी नहीं है क्या हो रहा है। कनेक्शन नहीं है, ट्रेन नहीं है, बस नहीं है जाने का, वहाँ पे रिलीफ पहुंचने का जगह नहीं है। घर के बाद घर, बहुत सारे लैक्स एंड लैक्स ऑफ हाउसेज आर डिस्ट्रॉयड, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गया है। ठीक है, और जो सुब्रतो, कैन यू हियर मी? हाँ बोलिए। मैं अजय बोल रहा हूँ। जो पीएम ने वो ये 1000 करोड़ का है, ही सेड इट्स अ प्रिलिमिनरी। 13,000 करोड़। एक लास्ट थिंग आई एम सेइंग, प्लीज नोट इट डाउन। नो, वेस्ट बंगाल अभी भी 13,000 करोड़ मिलना बाकी है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, फ्रॉम द ड्यूज ऑफ जीएसटी एंड
आई एम टॉकिंग अबाउट पिछले साल, उस बुलबुल का पैसा अभी तक हम लोगों को नहीं दिया गया। So we have Siddharth, listen first. 1,000 crore. We are yet to be given 12,000 crore. मैं आज की बात कर रहा हूँ। पीएम सेड कि ये जो 1000 करोड़ है ये तो प्रिलिमिनरी है एंड टीम्स विल बी सेंट विच विल मेक असेसमेंट। तो दिस इज नॉट द फाइनल रिलीफ। कोरोना के टाइम में आप स्टेट गवर्नमेंट को बिना बताए आधा घंटे पहले टीम पहुंचा देते हो, और यहाँ पे इट हैज बीन 48 आवर्स, 23 आवर्स के बाद प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया है। जब हाइती में कुछ होता है, फ्रांस में कुछ होता है, कहीं भी कुछ होता है, 2 घंटे में ट्वीट आ जाता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वेरी अनफॉर्चुनेट टू से, येट टू मेक अ स्टेटमेंट। बट पीएम, नॉट अ सिंगल कैबिनेट मिनिस्टर हैज मेड अ स्टेटमेंट येट। प्राइम मिनिस्टर मेड अ स्टेटमेंट 23 आवर्स लेटर, जब वेस्ट बंगाल की सीएम ने अमित शाह को काफी बार फोन और लेटर्स भेज चुके हैं उसके बाद। व्हाट इज दिस? बट पीएम ने ममता जी की तारीफ भी किया आज, आपने सुना होगा। हाँ, तो क्या है, तारीफ किया तो क्या है? यू हैव जो एब्सोल्युटली नो आइडिया व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी। हम लोगों को मतलब वी हैव लॉस्ट एवरीथिंग। बहुत खराब है। आई एम आस्किंग, आई एम प्लीडिंग यू, सेंड द कॉरेस्पॉन्डेंट इन द ग्राउंड। एपीएन को मैं प्लीड कर रहा हूँ। श्योर विल डू दैट। मे बी सुदेश वर्मा जी। सुदेश, कैन यू आंसर दिस? देखिए, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मैं आपके भावना को समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी अगर राजनीति की बू आएगी आपकी बातों से तो वो देश की लिए अच्छा नहीं है। पश्चिम बंगाल के लोग भारत के ही अंग हैं, और जो भी हो सकेगा केंद्र से केंद्र सरकार करेगी, क्योंकि आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जी खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं गुजरात के, और उन्हें पता है कि राज्य सरकार को क्या जरूरत होती है। जैसा अजय जी ने बताया आपको, ये अंश है जो जाना है आपको रिलीफ के लिए, और आपको समझना चाहिए कि कोई भी चीज अभी तो एक्सपर्ट असेसमेंट होगा ना, क्या लॉस हुआ है। आपके बोल देने से आपके पास क्या मैकेनिज्म है जो आपने असेस कर लिया कि लॉस कितना है? अभी टीम को जाने दीजिए, असेस करने दीजिए। और हम भी तो चाहेंगे ना, क्योंकि पश्चिम बंगाल का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है भारत की इकोनॉमी में। तो पश्चिम बंगाल खड़ा हो, मजबूती के साथ खड़ा हो, सभी लोग चाहेंगे। राजनीति नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। और जो विपक्ष ने कहा, जो आज का डिबेट है आपका, विपक्ष की बात उसमें सही है कि जो तूफान से प्रभावित लोग हैं, केंद्र सरकार जो भी कर सकती है करना चाहिए, सबको लगना चाहिए। इसमें कोई दो मत हो ही नहीं सकता इस देश में। इसमें राजनीति कृपया करके न करें। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब एक साथ चल रहे हैं। ममता जी का कहना कि नहीं हम 1 लाख करोड़ मांगे हैं बहुत कम है। देखिए, असेसमेंट होने दीजिए, उसके बाद एक फिगर आने दीजिए, और तब तक इसका इस्तेमाल करिए, रास्तों को ठीक करिए, जिंदगी को सुचारू रूप से लाने में ये तो मदद करेगा। शुरुआत में इतना तो अप्रिशिएट करिए, हम सब आपके साथ हैं। ठीक है। तमता जी, प्रदीप जी, प्रदीप तमता जी है। टमटा जी 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 जी। मेरा सवाल आपसे है कि यह जो कैलेमिटीज होती है, चाहे कोविड है या साइक्लोन आया वेस्ट बंगाल में, इसमें राजनीति होनी चाहिए क्या? क्योंकि लेट मी कंप्लीट क्वेश्चन ये है, क्योंकि आपने अभी बोला कि माइग्रेंट्स जो सड़कों पे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, तो आपने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन मेरा ये मानना है कि स्टेट गवर्नमेंट्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर सपोज़ किसी गवर्नमेंट, सपोज़ राजस्थान से कोई लेबर या माइग्रेंट्स निकले हैं, क्यों निकले हैं पैदल, या कहीं महाराष्ट्र से निकले हैं, या कहीं मे बी मध्य प्रदेश से निकले हैं, जहाँ से भी निकले हैं, इट्स नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली, स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है फिर? देखिए, जो मूल बात है, एक तो आज की जो हमारी सोनिया जी के नेतृत्व जो बैठक हुई है, उसमें वेस्ट बंगाल के तूफान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग हुई है, क्योंकि ये बहुत वर्षों बाद इतने बड़े की तादाद में इस तरह का खतरनाक तूफान आया है। जिस समय मैंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भारत सरकार ने अपने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इस कोरोना को एक राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। ठीक। और उस आपदा घोषित एक्ट के अधिनियम के अंदर अगर उसके अधिनियम के सेक्शन 12 को आप देखेंगे तो उसमें साफ है, क्योंकि ये पूरी राष्ट्रीय आपदा है, पूरा देश को इसके अंदर कवर किया गया है। तो उसमें तमाम तरह की जो रिलीफ है, शेल्टर है, या जो लोग से पीड़ित हैं, उनके लिए राष्ट्रीय प्लान बनाने का दायित्व
राज्य सरकारों पर दिया गया है, केंद्र सरकार का है, और राज्य सरकार से उसको फॉलो करेंगी, उसके हिसाब से तैयार करेंगे। आपदा प्रबंधन तंत्र के अध्यक्ष चेयरमैन देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए इसमें हमारा कहना है कि जिम्मेदारी इस आपदा से कैसे आप निपटेंगे, किस तरह से जाएंगे, इसके लिए एक राष्ट्रीय प्लान की जरूरत थी। आपने लॉकडाउन घोषित किया बिना 4 घंटे के दिए। अब देखिए कितनी बड़ी त्रासदी है। जिस समय हमने लॉकडाउन घोषित किया था केस बहुत कम थे, और आज हम लॉकडाउन को खोल रहे हैं। आज दुनिया में 11वें और 12वें नंबर पर हम आ चुके हैं, और देश में अभी कोरोना के संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ रही है, और आज तो 1,18,000 से ऊपर चली गई है। तो इसलिए ये भारत सरकार का था, लॉकडाउन में जा रहे हैं और लॉकडाउन से बाहर निकल रहे हैं, उसकी आपकी एक प्लानिंग होनी चाहिए। तो ये राजनीति का सवाल नहीं है। हमारा कहना है कि मेरा एक जो नीति देखिए टमटा जी मैं ये नहीं मेरा ये कहना मैं ये नहीं कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे वो एनडीएमए एक्ट के अंडर उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है प्लान बनाना या जो भी लॉकडाउन करना है या नहीं करना, एग्जिट पॉलिसी जो भी करना है। बट स्पेसिफिक जब सवाल उठता है कि ये जो माइग्रेंट्स पैदल जा रहे हैं, कई बार हमने डिस्कस भी किया, अगर पैदल जा रहे हैं, अगर किसी स्टेट से जा रहे हैं, किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है? व्हाई आर दे फर्स्ट, मेरा क्वेश्चन ये है, सपोज महाराष्ट्र में अगर लेबरर्स भाग रहे हैं, मुंबई से भाग रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट उनको रोक क्यों नहीं पा रही है? कर्नाटका गवर्नमेंट में यहाँ से भागने वाले थे, कर्नाटका में भागने वाले थे लोग, स्टेट गवर्नमेंट ने वहाँ पे ट्रेनें चलने नहीं दी, श्रमिक ट्रेन, उन्होंने बोला ये आप यहीं रहोगे। तो उसी तरह अगर राजस्थान से लोग जा रहे हैं या मध्य प्रदेश से जा रहे हैं और किसी स्टेट से जा रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट्स का ये रोल नहीं है कि दे विल टेक केयर ऑफ द माइग्रेंट जो वहाँ पे काम करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमी ऑफ द स्टेट्स को, तो उनका क्या रोल है? स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ देखेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, व्हाट इज देयर रोल? नहीं, बिल्कुल आपका सही क्वेश्चन है। मैं आपके प्रश्न से पूरी तरह सहमत हूँ। और मैं आप देखो, आपने कर्नाटक की और महाराष्ट्र की बात की। महाराष्ट्र की सरकार ने इन 50 दिनों के अंदर वो तमाम जो महाराष्ट्र सरकार अपनी क्षमताओं के अनुसार थी, वर्कर को रहने की, खाने की, वो तमाम जो व्यवस्थाएं थी वो की। और आज भी महाराष्ट्र सरकार कि जब लोग डिस्परेट है, उनको कोई दिख रहा आगे की संभावना निकली है, उन तमाम वर्कर को जो विभिन्न राज्यों के अपनी बसों में बट सर महाराष्ट्र छोड़ रही है। सर महाराष्ट्र से मैक्सिमम माइग्रेशन हुआ है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोग हैं, यूपी से, बिहार से, क्योंकि महाराष्ट्र में इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, इसमें सबसे ज्यादा माइग्रेंट वर्कर वहीं से है। और राज्य की सरकार अपने बसों में भेज रही है। महाराष्ट्र की सरकार ने स्टेट रोडवेज की बसों में महाराष्ट्र के बॉर्डर, मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर जिनके सीमा में वो पड़ता, वहां तक भेजा है। अगर भेजा है तो वो लोग जा क्यों रहे हैं फिर? अगर उनको मदद भेजी गई है तो वो जा क्यों रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं वहां से? देखिए, ये सोचे तो जब काम नहीं है आगे की वो ये रिलीफ तो भारत सरकार को देने के, पे प्रोटेक्शन तो भारत सरकार को देना चाहिए था, वो दिया भारत सरकार ने। कर्नाटक की बात आपने की, कर्नाटक की सरकार से लोग जाना चाहते थे, अपने राज्य को जाना चाह रहे थे, आपने जबरदस्ती ट्रेनें कैंसिल कर दी। क्या आप उनको बंधुआ रखना चाहते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, तब जाकर के कर्नाटक सरकार ने कहा नहीं हम ये नहीं करें। आखिर जो देश के माइग्रेंट वर्कर है वो इस इकोनॉमी के सबसे बड़े पहिए हैं, और इसलिए हर राज्य, हमारी राजस्थान सरकार ने भी उनको भेजा है। ममता जी, मेरा सवाल वही था, जो ये माइग्रेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं एक स्टेट, एक राज्य के इकोनॉमी को, पूरा अपना पसीना बहाते हैं, व्हाटएवर दे कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो वो स्टेट गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनकी देखरेख करना? क्यों नहीं है? और स्टेट अपनी क्षमता से अगर देखरेख ठीक कर रहे हैं तो वो क्यों जा रहे हैं? लेकिन जा तो आपने क्या महाराष्ट्र से जा रहे हैं? पूरे देश में जहां नहीं, मैंने मध्य प्रदेश का भी नाम लिया, मैंने सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बोला, मैंने मध्य प्रदेश बीजेपी रूल भी बोला है। मैं वही मैं देखिए, जब 50 दिन भारत सरकार ने एक आदेश निकाला था शुरू में कि तमाम इंडस्ट्री, एमएससी और सारी इंडस्ट्री की उनको वर्कर को पी दी जाएगी, माइग्रेंट के लोग और उनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, भारत सरकार जो नीति बनाएगी वो उचित है।
आज जैसे ही भारत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कंपनी के लोग हैं कि हम वेतन नहीं दे सकते, सरकार ने हमको कोई सहायता नहीं दी, रिलीफ नहीं दिया है, तो उसमें भारत सरकार ने उन इंडस्ट्री को रिलीफ देने की जगह वो ऑर्डर वापस ले लिया है। अब जब वर्कर को दिख नहीं रहा कि आने वाले 50 दिन बाद भी आने वाले इंडस्ट्री हमारी शुरू होगी या नहीं होगी, हमको रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में लोग अपने सुरक्षित के लिए घरों को डिस्परेट होकर के जा रहे हैं। तो इसके लिए तो राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए। मेरा सवाल यही है कि राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के इसका समाधान कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो आज की मीटिंग में कहा भी गया है कि जो हमारा फेडरल सिस्टम है उसको पूरी तरह से अपेक्षा कर दी गई है। सिर्फ एक जगह फैसला लिया जाए तो पीओ में फैसला हो रहा है। गृह मंत्रालय से आए दिन डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं, आपकी कोई एक ही नीति नहीं है। ठीक है टमटा जी, एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा आज की इस बैठक के ऊपर भी। जिस तरह से सोनिया गांधी की अगुवाई में एक बैठक हुई, काफी अहम बैठक मानी जा रही है, मैं थोड़ा जवाब देना चाहूंगा टमटा जी ने जो बोला। पहले सुदेश कुछ बोलना चाहते हैं। सुदेश जी मैं बोलूं? अजय जी जी बोले। देखिए अजय जी, आपने जो प्रश्न पूछा है एक्चुअली उस प्रश्न का सही जवाब दिया जाए तो सॉल्यूशन उसी प्रश्न में है। देखिए ये माइग्रेंट वर्कर्स बड़े बड़े इमारत बनाते हैं, मुंबई को मुंबई बनाया, दिल्ली को दिल्ली बनाया, अहमदाबाद, सूरत ये शहर बनाए, तो इनके लिए जो मजदूरों के लिए पे बैक टाइम था हम लोगों के लिए, कि जो मजदूर काम करते थे क्या 2 महीना उनकी देखरेख हम नहीं कर सकते थे? 2 महीना उनको ठीक से नहीं लग सकते थे जहाँ वो रह रहे हैं? क्या 2 महीना उनको हम खाना नहीं पहुंचा सकते थे? उनकी काउंसलिंग नहीं कर सकते थे? कोई भी मजदूर ये अनसर्टेनिटी जानते हुए वापस नहीं जाएगा जब तक कि वहाँ सिचुएशन बहुत खराब न हो जाए। आपने देखा दिल्ली में कैसे हुआ, लोग एक्सपोज हुए ना। आपने देखा सूरत में क्या हुआ, किस यूनियन के लोगों ने भड़काया मजदूरों को। आपने देखा बांद्रा में क्या हुआ, किस तरह से कांग्रेस के वर्कर भड़का रहे थे। ये सब एक साजिश की गई क्योंकि नरेंद्र मोदी जी सक्सेसफुल क्यों हो जाए। सब कुछ अच्छा चल रहा है, पूरा दुनिया नरेंद्र मोदी जी का पढ़ाई कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? हम राजनीति कैसे करेंगे? उसके बाद मजदूरों का एक ले आया। मुख्यमंत्री की जो बैठक हुई प्रधानमंत्री जी के साथ वीडियो के थ्रू, उसमें एक कंसेंसस बना कि हम रेल चलाएंगे, जितने ट्रेन आपको चाहिए आप बताइए, आप मजदूरों को रेलवे स्टेशन तक लाइए और 15% आपको देना, 85% केंद्र वहन करेगी। इसका क्लैरिफिकेशन आया। क्या इन्होंने अपने दायित्व को निभाया? जहां भी वर्कर्स थे उन्हें सिर्फ रेलवे स्टेशन तक ही तो पहुंचाया और मांगना था केंद्र से ट्रेन। केंद्र बोली है कि हम 400 ट्रेन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मांगने वाले का अगर आप लिस्ट दिखाएं आपको तो कांग्रेस रूल स्टेट या पश्चिम बंगाल जो है वहां से डबल डिजिट में भी पूरे 3 डिजिट के नजदीक नहीं है। जबकि आप देखिए उत्तर प्रदेश का 1000 से ज्यादा ट्रेन उन्होंने मांगा है, 500 से ज्यादा ट्रेन बिहार ने मांगा है। बिहार ने 100 ट्रेन रोज चलाने की बात की है, माइग्रेंट वर्कर्स पहुंचे। ये डिपेंड करता है कि राज्य सरकार कितना सेंसिटिव है। आपको राजनीति करना है माइग्रेंट वर्कर्स पर तो आप दिखाना चाहते हैं इनएफिशिएंसी। अगर कांग्रेस के सेवा दल उतर जाते वॉलंटियर्स के रूप में और जो जहां थे वहीं पर राहत कार्य करते अपने प्रदेशों में, तो ये क्राइसिस होते ही नहीं। आप बस भेजते हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान के वर्कर्स को आप ट्रक से भेजते हैं और उसी बस में चढ़ा के अगर आप भेज देते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। आप कांग्रेस रूल स्टेट में भेज देते, महाराष्ट्र में बस भेज देते, लेकिन नहीं, राजनीति आपको करनी है। उत्तर प्रदेश में आपको योगी जी के खिलाफ लड़ना है, कांग्रेस को चमकाना है, इसलिए आप मजदूरों की राजनीति कर रहे हैं। सीधा सा बात है। मैं वर्मा जी की बात पे एक बात कहना चाहूंगा। जी बोले। हम कहाँ राजनीति कर रहे हैं भाई? उत्तर प्रदेश में 1000 बसें हमने कांग्रेस पार्टी ने प्रस्तुत की थी कि हम सरकार को दे सकते हैं माइग्रेंट वर्क को चलाने के। उत्तर प्रदेश सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने कहा भी हाँ ठीक है, हम 1000 बसें आपके ले लेंगे, आप उनको लखनऊ भेज दीजिए। हमने कहा भाई लखनऊ क्यों, आगरा तो पता है हम लोगों को, बॉर्डर में खड़ी है। ये पता है, ये जो आप बोल रही है पता है। 1000 बसों में आपने बहाना बस खराब है। अगर 200 भी बस है, चलो 200 बस करे, लेकिन जितनी बसें सही थी आपने क्यों नहीं? ये बताइए सही कौन बताएगा? सवाल ये है, क्या बस चलाती है कांग्रेस? कोई बस सर्विस चलाती है क्या? हमको 600 ट्रेनें चाहिए, लेकिन आप बताइए कांग्रेस कोई बस सर्विस चलाती है क्या? तो खुद आप रोड वर्दीनेस के बिना बस को चलाएंगे?
हमारे साथ हमें बोलेंगे। राजनीतिक विश्लेषक तनवीर दास जी जुड़ गई हैं। तनवीर दास जी, बहुत स्वागत है आपका आईपीएन में। सवाल मेरा आपसे है, जिस तरह से तनवीर दास जी, सवाल मेरा आपसे जिस तरह से पश्चिम बंगाल के हालात हैं, अभी पश्चिम बंगाल पर दोहरी मार पड़ी हुई है और कोरोना के साथ साथ अम्फान की मार भी पश्चिम बंगाल पर पड़ी हुई है, लेकिन इन सब के बीच में ममता बनर्जी का रवैया केंद्र सरकार के लिए क्यों ऐसा नजर में आता है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार करती है पश्चिम बंगाल के साथ में? ऐसा ममता बनर्जी क्यों दिखाना चाहती है? देखिए, ममता बनर्जी जो है वो यहाँ पे है, वो परिस्थिति का जो हालत जो है वो अपने आंखों से खुद देख रहे हैं और हमारे साथ कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज जो हम इसके बारे में बोलेंगे कि आज प्रधानमंत्री 1000 करोड़ रुपया जो अनुदान देने का बात कर रहे हैं, तो इसको लेकर इतना मतलब जो भक्त मंडली है उनका उसका इतना उछल कूद कर रहे हैं, तो मुझे बीच में ना टोका जाए तो मैं कुछ डेटा आपके पास रखना चाहूंगी जरूर कि ये जो 1000 करोड़ रुपया दिया गया है, पहले ही स्टेट का पेंडिंग जो है केंद्र के पास वो है 13,452 करोड़। तो ये जो आंकड़ा है ये अभी तक हमारे यहाँ पे पेंडिंग है, मतलब पेंडिंग पैसा अभी तक हमको नहीं मिला। फिर ये 1000 करोड़ का कहानी जो सुना रहे हैं, अच्छा है, मिल जाए तो बढ़िया है, लेकिन ये 1000 करोड़ का हिसाब अगर आप करें तो फिर 6 करोड़ लोग अफेक्टेड हुआ है। 6 करोड़ लोग अफेक्टेड हुआ है, 2 जिला पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। ये 6 करोड़ में ये 1000 करोड़ अगर बांट दिया जाए तो एक आदमी को 166 करके 66 रुपया करके मिलेगा। ये है उन लोगों का आंकड़ा, ये जो हमारे प्रधानमंत्री हमको दे के गया है। ठीक है, तो अब देखिए, कोई मीडिया नेशनल कवरेज में अभी तक आया नहीं। प्रधानमंत्री के आने के बाद ये भी हमारा एक मतलब अभियोग है, मतलब क्या बोलेंगे, ये हम एक मतलब बहुत ही ये अच्छी बात नहीं है। बंगाल में ये बोला जा रहा है कि नेशनल मीडिया हमारे जो प्रॉब्लम है उसको कवर नहीं कर रहा है। दूसरी बात है, जो इतने सारे पेड़ पौधे गिरा है, 7,500 का आंकड़ा है, लगभग 10,000 का पेड़ पौधे गिर गया है। डेथ इसलिए कम हुआ, 80 जन का डेथ अभी तक रजिस्टर हुआ है क्योंकि क्वारंटाइन चल रहा था, सब लोग घर में थे, इसलिए उनका डेथ को अभी तक जो खबर आया 80 का डेथ हुआ है। लेकिन जो जान माल का जो नुकसान हुआ है बहुत बड़ा है। ठीक है, पूरी तरह से पश्चिम बंगाल का हालात इतना खराब हो चुका है अम्फान के बाद कि कोरोना उसके ऊपर अम्फान की हम लोग सब इससे उभर पाएंगे हमें पता नहीं है। सुदेश वर्मा जी, किस तरह से देखेंगे आप सरकार के ऊपर लग रहे हैं आरोपों को, क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये राजनीतिक विश्लेषक है, राजनीति ना करें, खैरात वगैरह सब जो है ये सब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अनलेस की आपको राजनीति करनी है। केंद्र को खैरात दिया जाता है, राज्य और केंद्र साथ साथ चलते हैं, केंद्र में कॉन्ट्रीब्यूशन है राज्य का, और पश्चिम बंगाल भारत का ही अभिन्न अंग है, बाहर नहीं है। जो भी जरूरत पड़ेगी पश्चिम बंगाल को केंद्र निश्चित अपने सामर्थ्य के मुताबिक देगा। ये 1000 करोड़ जो उड़ीसा में 500 करोड़ ही मिला है, ये अंश है और बाकी भी आएगा, असेसमेंट होने दीजिए। ऐसे आपने बोल दिया, सुनिए ना मैडम, अरे मैडम सुन लीजिए ना, अरे सुन तो लीजिए, अरे सुनिए ना, सुनते ही नहीं आप लोग, इसे चिल्लाने से क्या फायदा बताइए, सुन तो लीजिए क्या बोल रहा हूँ। आपको कौन सा असेसमेंट आपने किया भाई? ये 6 करोड़ का फिगर कहाँ से ले आया कि 6 करोड़ लोग अफेक्टेड हो गए? ये फिगर कहाँ से आया? कहाँ से आया बताइए ना, आपने असेसमेंट कर लिया? आप तो बहुत एक्सपर्ट है भाई, बैठे बैठे राजनीतिक एक्सपर्ट है ना, स्टेटिस्टिकल एक्सपर्ट भी है। ये आपने कर लिया, 6 करोड़ का फिगर आ गया। अभी सरकार की टीम आना बाकी है सुधार के लिए, सर्वे के लिए। होने दीजिए। अभी ममता जी को भी नहीं पता है, इतने लोग मरे वो भी ममता जी को नहीं पता है। अभी तो आपके फिगर्स आने हैं, बहुत दूर दराज में जो हो रहा है आपको नहीं पता कुछ भी। तो थोड़ा शांति से, थोड़ा सा बिना राजनीति किए हुए आगे बढ़े। जो भी जरूरत है पश्चिम बंगाल को प्रधानमंत्री जी ने इंश्योर किया है वो मिलेगा। आपके इस तरह की राजनीति करने में कोई फायदा नहीं है। अब आपको जो समझना है आप समझ लीजिए। पश्चिम बंगाल की जनता बहुत तेज है, उनको सब पता है कौन क्या कर रहा है। आपने देखा ना कितने सीट से हमको जिताया लोकसभा में, देखा ना आपने, ममता जी का जो जिला है वो ढह चुका है इनएफिशिएंसी के कारण। इफिशिएंटली काम करिए जो दिया गया है, और भी आपको दिया जाएगा, असेसमेंट होने दीजिए।
आपने क्यों नहीं इवैक्यूएट कराया, पहले ये बताइए। आपको अलर्ट मिल चुका था 4 दिन पहले ना, इवैक्यूएट क्यों नहीं कराया? लोगों को क्यों एक्सपोज किया, चाहे कुछ बताइए। उड़ीसा ने तो कर लिया, इवैक्यूएट करा दिया, आपने क्यों नहीं कराया ये बताइए। 4 दिन पहले आपको अलर्ट मिल चुका था, तन्वी जी, आप हाथ तो हाथ लेकर बैठे हुए थे, राजनीति कर रहे हैं उल्टा। ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। अच्छा हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। सुमन जी, मैं एक बात टिप्पणी करना चाह रहा था बंगाल के बारे में। जी बताइए बताइए, तमता जी बताइए। सबसे पहले ये सबको मालूम था क्योंकि जब इस बंगाल की उफाद की तूफान की फोरकास्ट हो रही थी, ये सबसे भयानक होने जा रहा है। इस बार इसका उड़ीसा की ओर से आएगा, लेकिन असर सबके मार पश्चिम बंगाल में पड़ने जा रहा है। ममता जी ने उस गृह मंत्री से भी इस बारे में सारी बातचीत थी, लेकिन जब सरकार, राज्य सरकार को दुनिया कह रही कि बहुत इतना बड़ा तूफान आ रहा है, तो सबसे बड़ा दायित्व भारत सरकार का भी है। आज प्रधानमंत्री का दौरा उनके इवैक्यूएट करना भारत सरकार का, कमाल का बात कर रहे हैं कामदा जी। आपको अलर्ट किया गया था, आप इवैक्यूएट नहीं कराया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी केंद्र सरकार की है क्या? उड़ीसा ने कराया, लोगों को जान बचाया। अरे वर्मा जी, आपने अपनी बात नहीं की, लाखों लोगों को, लोगों उनके प्रोसेस सही थे। मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री का दौरा ममता जी के अनुरोध के बाद किया गया, जबकि प्रधानमंत्री को खुद पहले नहीं तमता जी को बोलने दीजिए, टमटा साहब को बोलने दीजिए। अगर आकलन करना है कामदा जी, सुदेश जी, तन्वी जी, वही लॉजिक पे अप्लाई करूंगा। एक एक करके प्रतिक्रिया रखें। उड़ीसा में करूंगा। टमटा साहब को बोलने का मौका दीजिए। कीजिए, आपने अपनी बात की, एक एक करते, एक एक करके। तन्वी जी, माफी चाहूंगा। टमटा साहब अपनी बात हमारा कहना है कि प्रधानमंत्री का दौरा ममता जी के अनुरोध के बाद, ये बड़ी दुख की बात है। जब सब देश और दुनिया देख रही थी कि वहाँ इतना बड़ा संकट आ गया है, देश के गृह मंत्री से वहाँ के मुख्यमंत्री से बात की कि हमको सहायता चाहिए, और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री से अनुरोध करना पड़ा आप यहाँ का दौरा कीजिए। लेकिन तमता जी कल ही तो साइक्लोन आया और आज पीएम गए। कमाल का बात करते आप, ये नहीं सोचते कि प्रधानमंत्री ने सारे कार्यक्रम रद्द करके प्रधानमंत्री मेला तो नहीं बैठे हुए ना, उनके बहुत से अपॉइंटमेंट होंगे, सारा कैंसिल करके गृह मंत्री अप्रिशिएट करने यहाँ भी राजनीति कमाल है दिमाग। लेकिन कल ही साइक्लोन आया और आज गए पीएम, तो इसमें क्या दिक्कत है? क्यों नहीं उस आपदा को, जो इतनी बड़ी फॉर्चून बात आई है, उसको राष्ट्रीय आपदा क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है, जो आज प्रतिपक्ष ने मांग की है। आप कहते हैं राजनीति कीजिए। बंगाल सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है, और इसलिए बंगाल ने मांग की है, देश ने मांग की है, प्रतिपक्ष भी देश का हिस्सा है कि बंगाल की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। सुदेश जी, इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत है, आपने डिमांड क्या दिक्कत है? अभी तो तमता जी, अभी तो 2 घंटे पहले डिमांड आई है। आप बोलिए और हम तुरंत घोषित कर दें, ऐसे होता है क्या? प्रदीप जी, होने दीजिए लोगों को। अभी तो 2 घंटे पहले डिमांड आई है। कमाल है। देखिए 2 घंटे तो तब आई है जब केंद्र सरकार ने अब अपनी ओर से कोई पहल नहीं ली। तो अच्छा प्रदीप जी, टमटा जी, और यहाँ पे अनुदान मिलता है, आदमी मरता है तो अनुदान मिलता है 1000 करोड़ का, आप हिसाब लगा लीजिए। वो 1000 करोड़ तो एडवांस है मैडम, पीएम ने बोला ये तो एडवांस है। पार्ट ऑफ द पैकेज है मैडम। 13,000 के ऊपर है, 13,500 तो हमारा पेंडिंग है, हमारे राज्य सरकार को मिलने वाला है केंद्र सरकार से। अभी केंद्र की टीम आएगी सर्वे के लिए। आपके राज्य पश्चिम बंगाल में केंद्र की टीम आएगी सर्वे के लिए, उसके बाद सर्वे होगा, उसके बाद आपको अनुदान दिया जाएगा उसके आगे का। 2 तरह की चीजें होती है। चलिए ठीक है, आप बात सही है, आप खैरात नहीं मांग रहे हैं। लफ्ज का मतलब पता है आपको? खैरात नहीं मांग रहे हैं आप, सही है। टमटा जी कुछ कहना चाहते हैं? टमटा जी, मैंने कहा कि इस तरह के आपदा में पहला पर स्टेप होना चाहिए था कि प्रधानमंत्री आज गए, अगर मान ले उन्होंने एक अंतरिम राहत की बात की, प्रधानमंत्री ये कहते कि हम केंद्रीय टीम भेज रहे हैं। पहले बात तो उस आपदा की भयानकता प्रधानमंत्री ने खुद देखा था, तो उनको बंगाल के लोगों को आश्वस्त करना था ये राष्ट्रीय आपदा हम इसको डिक्लेयर करने जा रहे हैं, और उसके बाद सेंट्रल बिना टीम के असेसमेंट के इस संदर्भ में तो प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं था। आगे चलेगा, पीछे चलेगा, ठीक है, थोड़ा आगे चलेगा कि आगे चलेगा? ठीक है सुदेश जी। टमटा साहब, सुदेश जी,
सुरेश जी, अरे ये शांता जी कैसी प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं आप? मुझे हंसी आ रही है, इतने सीनियर व्यक्ति है आप, मैंने बिना एडजस्टमेंट के आप घोषित कर दीजिए, ऐसा हुआ है क्या? अरे थोड़ा तो लॉजिकल होइए, राजनीतिक चश्मा कांग्रेस का पने सही है, लेकिन थोड़ा तो लॉजिकल होइए। थोड़ा तो जब आप खुद समझिए, मान लें आपदा है, प्रधानमंत्री ने दौरा अरे किया है, प्रधानमंत्री ने वहीं पर रिव्यू मीटिंग लेने के तुरंत बाद ठीक है सुदेश जी, ठीक है। 1000 करोड़ का इंट्रीम रिलीफ, और उसके बाद बोला कि ऑफिशियल भेजेंगे असेसमेंट करने के लिए। आई है, जिस तरह की आपदा आई है, आपको देश की मांग है, बंगाल की गवर्नर प्रतिपक्ष मांग की, उसको राष्ट्र आपदा की श्रेणी में क्यों नहीं लाया जा रहा है? इसमें किस बात की दिक्कत है? तन्वी जी आप बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? तन्वी जी आप बोल रही है कुछ? तन्वी जी आप बोलिए। देखिए, हम भी वही बोल रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री अनुदान के रूप में हमको 166 रुपया देने का वादा किया है। अब बताइए 166 रुपये में हम क्या करेंगे? ट्रिपल भी नहीं आएगा, घर का छत तो उड़ा हुआ है। पीएम साहब ने बोला ये एडवांस है। तन्वी जी पूरी तरह से ध्वस्त है, मतलब हम लोग ग्राउंड लेवल में काम कर रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि कितनी तकलीफें उठा रहे हैं। आपको 166 रुपया भी नहीं पहुंचाएंगी तन्वी जी, हम गारंटी देते हैं इसका। पीएम ने बोला ये एडवांस है, फुल पेमेंट नहीं है। देंगे तभी ना। इसको आप इस्तेमाल करिए रोड को साफ करने के लिए, इसको इस्तेमाल करिए इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए जो खराब हो गए हैं। अब किस तरह की बात करते हैं? ऐसे सरकार करती है क्या? आप पहले 13,000 कमा करते बिल तो किया कीजिए, वो तो करने से रहेगा। 13,000 कमाकर कहानी सुना रहे हो। तन्वी जी, कभी ऐसा हुआ कि कोई नेता दौरा करने आया हो और अपने साथ में कैश लेकर आया हो कि चलो भाई ये कैश ले लो, ये घटना घटी है, इसका कैश आप अभी ले लीजिए हाथों हाथ? ऐसा कहीं हुआ अभी तक के इतिहास में? देखिए, ये तो बीजेपी बोल रहा है कि कैश राज्य सरकार को ना देके सबका हाथ में दे दो। पहुंचेगा क्या 166 रुपया एक के अकाउंट में? ये पहले बताइए उनको। आप यही चाहती हैं? आप यही चाहती कि पीएम मोदी हेलीकॉप्टर से आए थे? सरकार के गांव में पहुंचेगा, आप कैसे इस्तेमाल करते हैं आपके कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आप कैपेबल होंगे तो सही इस्तेमाल करेंगे, इनकेपेबल होंगे तो गलत इस्तेमाल करेंगे। लीडरशिप पर डिपेंड करता है। देखिए उड़ीसा ने कैसा किया, बीजेपी की सरकार तो है नहीं, लोगों को बचाया आपने, लोगों को। मैडम उड़ीसा में भी आया, उड़ीसा में हमारे बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ पर। तो 13,000 करोड़ का पेंडिंग बिल अभी तक नहीं पड़ा होता राज्य सरकार का। आप लोग तो पैसा भेजते ही हो, बुलबुल का पैसा अभी तक बाकी है, वो तो पहले दीजिए। पहले जो स्टॉर्म आया था उसका पैसा अभी तक बाकी है, आप इसका कहानी सुना रहे हो और बोल रहे हो कि नहीं किया तो करो, उसका तो हिसाब रहेगा, फिर हम मांग लेना कि इसका पैसा मतलब भेज चुके हैं। ममता जी जब मिली थी तो ममता जी बोली हुई नहीं ये सब बात, तो आप बोल रही हैं जब प्रधानमंत्री मिले थे ममता जी से तो ममता जी ने बोला होगा नहीं ये सब। अरे आप टीवी पे बोल रही है, ममता जी ने भी तो कुछ बोला होगा यही सब। ये वक्त राहत देने का है, हिसाब किताब करने का। भेजने का वादा करते हो, 15 लाख का वादा सबको पता है। तन्वी जी, आप हिसाब किताब करना चाहती हैं? अच्छा, तमता जी से मेरा एक सवाल है। तमता जी, प्रधानमंत्री से बात करने आज जैसे सोनिया गांधी एमपी है उसका कोई नहीं है, इसका जो बीजेपी का जो तन्वी जी चमटा साहब कुछ कहना। लोग बोल रहे हैं कि हम मतलब पैसा नहीं पहुंचेगा। तन्वी जी एक मिनट, तमता जी से कुछ पूछना था मुझे। तमता जी, आज जैसे सोनिया गांधी ने बोला है कि फेडरलिज्म डेड है इंडिया में, ये सरकार मोदी सरकार फेडरलिज्म को इग्नोर कर रही है, लेकिन ये प्रधानमंत्री ने कोविड के दौरान 5 मीटिंग्स की है सीएम्स के साथ, तो उसके बाद भी ये कहना ठीक रहेगा क्या कि फेडरलिज्म को ये नहीं है? देखिए सोनिया जी ने जिस संदर्भ में बात की है, ये बात नहीं है कि कोविड-19 के पूरे ओवरऑल क्राइसिस को निपटने के लिए जब तक राज्य सरकारों को फीडबैक को आप कोई जगह नहीं देंगे। देखिए लास्ट में जाकर के भारत सरकार ने अब माना, जब लॉकडाउन से आप एग्जिट निकल गए कि अब आप जोन को राज्य सरकार निर्धारण करें, तो सवाल है कि इस बड़ी आपदा को केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के लड़ाई लड़ सकते हैं जी, और इसलिए राज्य सरकारों के फीडबैकों को राज्य सरकारों पे भरोसा करना ये केंद्र को
को हमेशा सजना चाहिए। अगर आप कोई क्राइसिस फीडबैक लेने के लिए एक मिनट, फीडबैक लेने के लिए पीएम ने मीटिंग्स की ना सीएम के साथ। पीएम की तो वो देखिए, केरल के मुख्यमंत्री ने उस मीटिंग पर एक टिप्पणी की है कि प्रधानमंत्री की जो मीटिंगें हो रही है जी, वो अपना एक समय की बर्बादी। आखिर अगर केंद्र को इस पूरे फेडरल एस्पेक्ट में राज्यों की क्या दिक्कतें आ रही है, राज्य में पूरी दुनिया में जो इस कोविड-19 से निपट रही है, हर राज्य सरकारों को अपने अपने स्टेटों को जो फाइनेंशियल स्टिमुलस पैकेज दिए हैं, आखिर उसी के भरोसे में देते। केंद्र सरकार हम मांग है, प्रतिपक्ष मांग का, सोनिया जी ने मांग की, दुनिया जो कि भाई इस समय जो माइग्रेंट वर्कर है, किसान है, जो गरीब परिवार है, 13 करोड़ परिवार है जी, आप इकोनॉमी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, उनकी जेब में कुछ पैसा होना चाहिए। जब डिमांड तभी तो होगी, जब उनके पास कुछ पैसा आएगा, वो मार्केट में जाएंगे, डिमांड होगी तो फिर क्या कहते हैं आप सप्लाई की ओर बढ़ेंगे। इस सारे सवालों पर राज्यों की बातों को सुना जाता है। हर राज्य की अपनी अपनी क्या परिस्थितियां हैं। पंजाब जो मांग कर रहा है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, आगे सभी तो फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। अभी वर्मा जी ने कह दिया कि बंगाल को जितनी राशि दी भी जाएगी वो उसका दुरुपयोग कर देंगे। अरे किसी भी देश में किसी भी राज्य को क्या सहायता इस आधार पर दी कि पहले मैं ये फुल कर लूं, उसके लिए हमारा अलग मैकेनिज्म है। तो इसमें जो फेडरल सिस्टम को है, वो फेडरल सिस्टम में केंद्र और राज्य, और आपदा के मामले में आपके हाथ पांव तो राज्य हैं, आपके जिले के अधिकारी हैं। अगर उनका भरोसा देश को नहीं मिलेगा तो प्रधानमंत्री कैसे उस पूरी लड़ाई को जीत लेंगे। चलिए सुदेश जी बताएंगे क्यों भरोसा नहीं है सरकार। आखिरी प्रतिक्रिया सुदेश जी आपकी। सुदेश जी क्यों भरोसा नहीं है स्टेट्स पे? नहीं, बिल्कुल भरोसा है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आया। कुछ इंसिडेंट इधर उधर हुए जिसका मैंने जिक्र किया, बाद में उसको भी कंट्रोल किया गया। ये पूरा लॉकडाउन मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत हुआ, इसको आगे बढ़ाया गया, एग्जिट पॉलिसी पर भी साफ साफ सोचा गया। अपनी राज्य सरकार उनको लिबर्टी मिले, रेड जोन डेफिनेशन और जो क्वारंटाइन डेफिनेशन है उसको छोड़कर सबको लिबर्टी दिया गया। सबने अपने शराब के दुकान खोले जिससे रेवेन्यू मिल सके। सबने अपना एग्जिट पॉलिसी अपने मुताबिक तय किया। इसमें केंद्र ने नहीं बोला। केंद्र नाम की चीज क्या है? राज्य सरकार के द्वारा इसे इम्प्लीमेंट होती है। आप बताइए, अगर आपको आंकड़े में गिनाऊं तो 52,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में गया, जिसमें करीबन समझ लीजिए कि 12 करोड़ किसान के अकाउंट में गया। 80 करोड़ लोगों को राशन मिला खाने का। हमने तो राशन में ये भी नहीं देखा कि आप राशन कार्ड होल्डर है कि नहीं। राशन जो है डबल किया गया। राशन तो फ्री में ही दिया जा रहा है ना, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ही दिया जा रहा है। तो ये सब सारा आप कैलकुलेट करिए। सबसे पहले हमें लोगों को खड़ा करना है। बाद में आप जिसकी बात कर रहे हैं डिमांड की, तो उसके लिए जो स्टिमुलस आया ही है 30 लाख करोड़ का, ये जब धरातल पर आएगा तो बहुत बड़ा स्टिमुलस पैकेज के रूप में काम करेगा। ऐसे पूरा विश्व मान रहा है, पूरा विश्व रिकॉग्नाइज कर रहा है मोदी जी के नेतृत्व को। मैडम मोदी जी के नेतृत्व को। तन्वी जी, वक्त की कमी है, माफी चाहेंगे, वक्त की कमी है हमारे पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को पूरा विश्व सराहना कर रहा है। बिल्कुल बढ़िया नेतृत्व। तो ऐसे में माफी चाहेंगे, वक्त की कमी है। समीमान को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। तो जिस तरह से आज पश्चिम बंगाल पर दोहरी मार पड़ी है, पूरे देश पर कोरोना का संकट है, ऐसे में सरकार को क्या कुछ आगे करना चाहिए, सरकार क्या कुछ आगे काम करेगी, इस विषय पर हमने चर्चा की। और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सरकार किस तरह से कोरोना संकट से बाहर निकाल पाती है हम सभी को। और इसी के साथ साथ पश्चिम बंगाल में जिस तरह से आज दोहरी मार पड़ी है, उन सब के बीच में सरकार ने जो केंद्र सरकार से मांगे की है, केंद्र सरकार उनको कब तक पूरा करेगी, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ जिस तरह से लगातार आंकड़ों में इजाफा होते जा रहा है, उन सबसे एहतियात बरतने के लिए हम सबको सावधानी बरतनी होगी। और खास ध्यान रखना होगा कि जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जाए, मास्क हम लोग पहने, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। इसी के साथ लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। एपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।